स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। बड़ी खबर आज कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेकर आए हैं, क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है डीए पर भी और सैलरी को लेकर भी। बिल्कुल बारीकी से हम आपको अपडेट देंगे। डीए कैसे दिया जाएगा इस पर भी पूर्ण रूप से जानकारी देना चाहेंगे, और साथ ही साथ एरियर पर भी, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई थी लेकिन उसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, ये भी अपडेट बिल्कुल हम आपके लिए लाए हैं। कैबिनेट से उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई है। कई वर्ग उम्मीदें लगाकर बैठे हैं इस कैबिनेट में क्या कुछ खास रह सकता है, जानकारी ये भी बिल्कुल हम आपके लिए लाए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का अभी 4 दिन का दौरा भी है और इस बीच शेड्यूल किस तरह का रहेगा, अपडेट आज ये भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। बड़ी बात ये भी है कि 3% डीए और बढ़ा है, किस कैटेगरी के लिए, ये भी बिल्कुल अपडेट आज के इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 4 बड़े ऐलान आज किए गए हैं। इन अनाउंसमेंट्स के बाद किस वर्ग को राहत मिलने वाली है, बारीकी से जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस बुलेटिन में। शुरुआत एक हादसे से करना चाहेंगे। दरअसल ये जिला शिमला के चौपाल में हादसा पेश आया है, जहां ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। 400 मीटर गहरी खाई में ये ऑल्टो कार गिर गई, जिसके बाद तीनों युवक इसमें सवार मौत के घाट उतर गए हैं। स्थानीय लोगों ने जैसे ही गाड़ी के गिरने की आवाज सुनी वहां एकत्रित हो गए और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मूल रूप से ये रहने वाले जुब्बल के बताए जा रहे हैं, लेकिन ये दरअसल वहां से लिहाट नाला की ओर बढ़ रहे थे और जैसे ही लिहाट नाला के तक इनकी गाड़ी पहुंची उसी वक्त खाई में गिर गई और अनियंत्रित होकर गिरी है। फिलहाल यही कारण अभी तक यहाँ समझा जा रहा है। हालांकि ये पिछले कल रात करीब घटना पेश आई थी और तकरीबन 1:15 बजे की ये जानकारी दी जा रही है। जुब्बल से निकले थे उस तरफ को, लेकिन देखा जा सकता है कि बड़ा हादसा इनके साथ पेश आया है और फिलहाल जुब्बल में शोक की लहर है, क्योंकि 3 युवाओं को जुब्बल ने अपने खो दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के साथ लगते जुनगा में 4 दिन का फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है। एक तरह से ये फ्लाइंग फेस्टिवल चैंपियनशिप है, जिसमें बाहरी देशों से भी प्रतिभागी पहुंचे हैं। सिर्फ भारत नहीं बल्कि तकरीबन विदेशों से भी 40 प्रतिभागी पहुंचे हैं इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए। हालांकि मकसद ये है इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए कि बाहरी देशों से लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया जा सके और बाकी राज्यों से भी पर्यटक यहाँ बिल्कुल पहुँच सके। फ्लाइंग फेस्टिवल पिछली बार भी आयोजित किया गया था और जुनगा में ही ये पैराग्लाइडिंग करवाई जा रही है। हालांकि पिछली बार 4 दिन की थी और इस बार भी 4 दिन का ही आयोजन रहने वाला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज इसका शुभारंभ किया है। 2 दिन बाद रेसलर द ग्रेट खली भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसी तरह से और भी कई बड़े नामी चेहरे वहां बुलाए गए हैं, ताकि बाहरी राज्यों से ज़्यादा लोग पहुंचे और वहां पैराग्लाइडिंग करें, साथ ही साथ इस चैंपियनशिप में भी पूरा हिस्सा ले सकें। हिमाचल प्रदेश में यूं तो कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सके, लेकिन ये सबसे अलग कदम कहना चाहेंगे और पिछले वर्ष से ही इसकी शुरुआत हुई है। अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की ओर से डिमांड रखी जा रही है कि रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाए। हालांकि पहले भी कई दफा इस मांग को उठा चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि 4% डीए दिया गया है कर्मचारियों को। साथ ही साथ क्लास 4 कैटेगरी को 20,000 एरियर देने की भी अनाउंसमेंट हुई है, इसका भी इनकी ओर से आभार व्यक्त किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इस बार 28 अक्टूबर को ही सैलरी और पेंशन दे दी जाएगी, इस पर भी इन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है। लेकिन मांग इन्होंने ये उठाई है कि अब इनकी मुख्य मांग पर गौर होना चाहिए, जो कि ये रिटायरमेंट एज को लेकर उठा रहे हैं। 58 से 60 वर्ष करने की बात इनकी ओर से कही जा रही है। अभी देखिए, जो 1/1/2023 से 4% महंगाई भत्ते की किस्त को लेकर अनाउंसमेंट हुई है, इसके बाद खुशी की लहर कर्मचारियों में दौड़ रही है और इसका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे वर्ग हैं जो अपनी मुख्य मांग अब कुछ और बताने लगे हैं। डीए एरियर पर उन्हें बहुत खुशी है, खासतौर पर क्लास 4 की बात करें तो इन्हें तो 20,000 तक का एरियर भी दिया जा रहा है। लेकिन इस सबसे ऊपर जो इन्हें अपनी मांग इस वक्त नजर आ रही है वो रिटायरमेंट एज को लेकर है। इस पर अभी हमें कोई हलचल नजर आई नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो कुछ होगा वो बिल्कुल हम देखेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से खास मौका दिया जा रहा है कुछ कोर्स करने के लिए, खास तौर पर ऐसे युवाओं को या ऐसे लोगों को जिनकी एज अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पहले कभी उन्होंने एडमिशन ली थी लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। इसमें 2009-10 वाले छात्रों को भी मौका दिया गया है। इसके अलावा 2013-14 में जिन्होंने एडमिशन ली थी लेकिन कोर्स पूरा नहीं कर पाए, वो अब यहाँ अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम
पूरी करने के लिए सेशन 2013-14 वाले छात्रों को मौका दिया गया है। इसी तरह से बीबीए, बीसीए, बीटीए और बीएचएम, बीटेक, बीएड कोर्सेज की अगर हम बात करें तो 2018-19 वाले सेशन में जिन छात्रों ने ये मौका गंवा दिया था उन्हें यहाँ पर चांस दिया गया है अपनी डिग्री पूरी करने का। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें एमए है, एमएड है, एमए है, एमए और एमएससी मैथ में भी है। और ये 2009 से 10 सेशन वाले छात्रों को मौका दिया गया है। हालांकि फीस भी फिलहाल इस ऑर्डर में जारी की गई है। देखिए, 5,000 रुपये बीए, बीएससी और बीकॉम और शास्त्री के लिए लिए जाएंगे। इसके अलावा एमए और एमएससी मैथ के लिए 10,000 रुपये फीस देनी होगी, यानी कि जब दोबारा फॉर्म फिलअप करेंगे एडमिशन लेने के लिए तो ये फीस भी सबमिट करनी होगी। बीसीए, बीटीए, बी वोकेशनल, बीएचएम, बीटेक, बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन के लिए 20,000 रुपये पर सेमेस्टर देने होंगे। ये चार्जेस हैं और आप जल्दी ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी की जानकारी एचपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, अब नया बवाल संजौली मस्जिद मामले में हो गया है। आज ही कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ सामने आए थे और मीडिया के समक्ष कुछ बातें उन्होंने कही है। दरअसल जो आयुक्त कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है कि 3 अवैध मंजिलों को हटा दिया जाए, उसके बाद लिखित में भी ऑर्डर क्योंकि कमेटी के पास पहुंच गए हैं। अब पत्र यहां वक्फ बोर्ड को जारी कर दिया गया है संजौली कमेटी की ओर से। दरअसल वक्फ बोर्ड ही इसमें परमिशन देगा, ये कमेटी का मानना है। कमेटी के अध्यक्ष का ये कहना था, मोहम्मद लतीफ का, कि ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही भूमि आती है, इसीलिए वही इस पर निर्णय लेंगे कि मस्जिद तोड़नी है या नहीं तोड़नी है। पहले कमेटी की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि प्रशासन, सरकार या कोर्ट उन्हें इस इमारत को तोड़ने की इजाजत दे देता है तो वो तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड से परमिशन लेनी होगी, ये बात इनकी ओर से कही जा रही है। आयुक्त कोर्ट के लिखित ऑर्डर क्योंकि इनके पास पहुंच गए हैं। इसके अलावा देखिए, अभी 21 दिसंबर को फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है बाकी की 2 मंजिलों को लेकर। हालांकि पहले ये 3 मंजिलों पर फैसला सुना दिया गया था कि अवैध निर्माण हटाया जाए और 2 महीने का समय भी इसके लिए दिया गया है कमेटी को, लेकिन अब वक्फ बोर्ड को यहाँ पत्र जारी किया गया है। एक और टिप्पणी की है मोहम्मद लतीफ ने उन लोगों के लिए जो कि खुद को ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का बता रहे हैं। मोहम्मद लतीफ का कहना है कि महज यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है और जो लोग उन्हें इस फैसले के लिए या इस राय के लिए अधिकृत नहीं समझ रहे हैं, उनकी खुद की क्या पहचान है वो इस बात को लेकर जानकारी दे। एक तरह से खुले तौर पर उन लोगों को ललकारा गया है मोहम्मद लतीफ की ओर से। लेकिन इस पूरे मामले में होगा क्या, सवाल बड़ा ये है, क्योंकि पहले कोर्ट तक के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। अब जब अवैध निर्माण हटाने की बात हुई तो उसके बाद वक्फ बोर्ड को पत्र जारी कर दिया गया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के दायरे में ही ये भूमि आती है। ये बात यहाँ कमेटी की ओर से कही जा रही है। और दूसरी ओर हिंदू संगठन है जो कि मानने के लिए और रुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है अब सब्र और ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर कोर्ट ने फैसला सुनाया है, 2 महीने का समय दिया है उन 3 इमारतों को हटाने के लिए, तो समय रहते ही उसे हटा दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, अब बात करना चाहेंगे जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की, क्योंकि नई जिम्मेदारी एक तरह से इन्हें दी गई है। हालांकि ये मुख्य न्यायाधीश के पद की कमान संभालने वाले हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ये होंगे। आप सभी जानते होंगे अभी कुछ दिन पहले ही शपथ ली गई थी यहाँ मुख्य न्यायाधीश राजीव शक्धर की ओर से, लेकिन उनके रिटायरमेंट की अवधि अब पूरी होने वाली है। दरअसल ये 18/10/2024 यानी कि अभी अक्टूबर में ही 18 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं और 19 तारीख से तरलोक सिंह चौहान को फिर ये कार्यभार संभालना होगा जब तक नए मुख्य न्यायाधीश नहीं आ जाते हैं हाई कोर्ट में। तो ये भी बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज 3 बड़ी घोषणाएं की हैं छात्राओं के लिए। आरकेएमवी कॉलेज में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक दिखाई गई। वो बेहद ही शानदार थी और इससे खुश होकर मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके अलावा आरकेएमवी के सभी क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम्स बनाया जाएगा। छात्रावास के लिए पूरी राशि दे दी जाएगी, ये भी अनाउंसमेंट हुई है। और डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के साथ साथ साइंस ब्लॉक की रिपेयर की जाएगी, जिसके लिए 50 लाख की राशि देने की अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज हुई है। इसके बाद छात्राओं के चेहरे काफ़ी खिल गए थे। उन्हें ये लग रहा था अब डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी, हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम होगा और ऐसी ही सुविधाएं फिलहाल छात्र छात्राएं कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में चाहते भी हैं।
उन लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है जो एचआरटीसी बस में अपना सफर तय करते हैं। और अभी देखिए त्योहारी सीजन है, इस दौरान भारी भरकम सामान एचआरटीसी बसेस में आम लोगों की ओर से भी ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ बदलाव किया गया है। शुल्क को लेकर आपके पास जितना भारी सामान होगा उतना ही शुल्क आपको अदा करना होगा। ये ढुलाई शुल्क संशोधन किया गया है। अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक, नए बर्तन, ड्राई फ्रूट, मेडिसन, बॉक्स या भारी भरकम मिठाइयाँ कुछ भी लेकर जाते हैं तो उसी के वजन के हिसाब से आपको किराया भी देना होगा। मान लीजिए कोई सवारी अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम का सामान लेकर जा रही है तो उसे किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। इसी तरह से 6 से 40 किलोग्राम सामान ले जाने पर आधा टिकट यहाँ यात्री को देना होगा और 41 से 80 किलोग्राम पर फुल यात्री का किराया यहाँ लगने वाला है। अब देख लीजिए, अगर 6 से 40 किलोग्राम तक वजन है तो आधा किराया लगेगा और 40 किलोग्राम से ज़्यादा का वजन आप ढोकर चल रहे हैं एचआरटीसी में तो पूरा किराया आपको बस में देना होगा। इसे लेकर आज ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं और बड़ी अपडेट कहना चाहेंगे क्योंकि अभी त्योहारी सीजन है। आम लोग अधिकतर एचआरटीसी बसेस में ही हिमाचल प्रदेश में अपना सफर तय करते हैं। देखिए, एक और बड़ा फैसला सामने आया है। हालांकि ये हाई कोर्ट ने एक तरह से सरकार को लताड़ भी लगाई है। वो बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम होगी और पहली कक्षा में अगर उन्हें दाखिला नहीं दिया जाता है तो इसे उचित नहीं ठहराया गया है कोर्ट की ओर से। हाई कोर्ट का ये कहना है कि यदि दोबारा से बच्चे को यूकेजी करने के लिए कहा जाता है, दोबारा से यूकेजी के लिए उसे अपनी कक्षा पूरी करनी होगी, यानी कि यूकेजी ही दोहराने के लिए कहा जाएगा, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नहीं आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से लागू नहीं की है और 2021 में जो जारी की गई सूचना में कुछ सुझाव केंद्र सरकार ने दिए थे वो भी तर्कसंगत तरीके से लागू नहीं किए जा रहे हैं। कोई भी तर्क संगतता इसमें नहीं लाई जा रही है। चरणबद्ध तरीके से 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं हो रही है। उसके मुताबिक ना तो यहाँ मापदंड तय किए जा रहे हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और ना ही नियुक्ति हो रही है। ये भी हाईकोर्ट का कहना है। यहाँ दरअसल कुछ याचिकाकर्ता गए थे जिन्होंने ये शिकायत की थी कि उनके बच्चों की उम्र 6 साल से कम है और वो अपनी एलकेजी यूकेजी कर चुके हैं लेकिन पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जा रहा है, तो क्या दोबारा से यूकेजी की कक्षा उन्हें दोहरानी होगी? ये सवाल उन्होंने उठाया और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को तर्कसंगत नहीं ठहराया है और साथ ही साथ सरकार को यह भी कहा है कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर लागू करनी है तो उसमें तेज रफ्तार से काम करना होगा। वो निर्णय जो नीति में लिए गए हैं उन्हें लागू करना होगा, सभी गाइडलाइंस पर गौर करना होगा, बजाय इसके कि यहाँ छात्रों की उम्र को लेकर कोई इस तरह का फैसला हो। और ये लताड़ भी हाईकोर्ट ने लगाई है कि बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 का पाठ्यक्रम अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। इसके अलावा प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है और भी यहाँ कई ऐसे कारण गिनवाए गए हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नहीं आते हैं। तो तर्क संगतता इसमें लाई जाए और चरणबद्ध तरीके से इसे पूरा किया जाए। ये फैसला फिलहाल सुना दिया गया है कि 6 साल से कम यदि किसी भी बच्चे की उम्र है तो पहली कक्षा में दाखिला लेने से उसे वंचित नहीं रखा जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। ये 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर इन्होंने आरोप लगाया है जिसमें इनकी ओर से ये कहा गया है कि हिमाचल सरकार रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए अपना शेयर नहीं दे रही है। 2 महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें तकरीबन 1626 करोड़ तक का शेयर देना बाकी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मुख्य सचिव को इस बारे में पत्र लिखा है लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। एक और राज्य सरकार कहती है कि रेवेन्यू जनरेट करना है, यहाँ टूरिज्म में और गतिविधियों को बढ़ाना है, लेकिन यहाँ तो रेलवे प्रोजेक्ट्स का काम तक रुका हुआ है। फिलहाल सड़कों के बाद रेलवे लाइंस ही हैं जो कि यहाँ के पर्यटन का सुधार कर सकती हैं और जिससे बाकी की सुविधा भी पर्यटकों को, आम लोगों को मिल सकती है, लेकिन राज्य सरकार इस ओर आगे नहीं बढ़ रही है। ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। कैबिनेट से बड़ी उम्मीदें लगाकर कुछ एक वर्ग बैठे हैं। अभी देखिए 22 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कर्मचारी वर्ग भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं क्योंकि दिवाली से पहले और भी कोई बड़ा तोहफा सरकार दे सकती है, ये कर्मचारियों को लग रहा है। दूसरी ओर वो कर्मचारी जो कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर चुके हैं या जिनका होने वाला है पूरा, लेकिन उन्हें अगले वर्ष के मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा रेगुलर होने के लिए, वो वन टाइम रिलैक्सेशन पर इंतजार कर रहे हैं कि एक मुश्त छूट देकर उन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा। जिस वक्त वो आए थे ऐसे कोई नियम नहीं बने थे, अब उनके साथ ये
जाती हो रही है, ठीक नहीं है। इससे उन्हें फाइनेंशियली भी नुकसान होगा, आगे सीनियरिटी को लेकर भी झगड़े बढ़ेंगे। इसीलिए वन टाइम रिलैक्सेशन ऐसे कर्मचारियों को दे दी जाए जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अभी खत्म हो गया है या 1-2 महीने में खत्म होने वाला है। सितंबर में ही उन्हें रेगुलर किया जाए या फिर से पुरानी व्यवस्था कर दी जाए कि 2 बार यहाँ कर्मचारी अब रेगुलर हो सके। इसके लिए हालांकि हर एसोसिएशन ही मांग उठा रही है, फिर चाहे सचिवालय एसोसिएशन की बात करें या अन्य जो कर्मचारियों के संगठन बने हैं, उनका भी ये मानना है कि ये तर्कसंगत नहीं है जिस तरह का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग में अंशकालीन जलवाहक भी रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं और इस कैबिनेट से काफी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वन मित्र भर्ती के लिए जिन युवाओं ने तैयारी की थी, अभी क्योंकि ये प्रोसेस रुक गया है, अब 10 मार्क्स का इंटरव्यू इसमें होने नहीं जा रहा है। इंटरव्यू के बदले कुछ और प्रावधान किया जाएगा। अब जल्द से जल्द सरकार इस पूरी भर्ती को लेकर जल्द फैसला ले, ये भी यहाँ उन युवाओं की ओर से मांग उठाई जा रही है और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इसी कैबिनेट में वन मित्र भर्ती वाला मामला भी जाएगा और इंटरव्यू की जगह क्या व्यवस्था की जाएगी, भर्ती पूरी हो सके, इस बात पर नजर अड़ाए ये भी बैठे हैं। चौथी बात उन पोस्ट कोड से जुड़ी करना चाहेंगे जैसे 903, 939, जो कि इंतजार में है कि फाइनल रिजल्ट इनका कब तक घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि कैबिनेट से 2 बार स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया और ये अधिकारियों की लापरवाही इन युवाओं की ओर से बताई जा रही है। इस कैबिनेट में सचिवालय के बाहर भी हमें कई वर्ग इस बार नजर आ सकते हैं, क्योंकि दिवाली का समय है और हर वर्ग को ये लगता है कि त्योहारी सीजन में निराश नहीं किया जाएगा सरकार की ओर से इन वर्गों को। 3% डीए किसे मिला है, ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक और बड़ा तोहफा दिया है। 3% डीए इनका और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ये अच्छी बात कहना चाहेंगे। और केंद्र सरकार इस घोषणा पर 9,448 करोड़ खर्च करने जा रही है। हालांकि इसके बाद हिमाचल प्रदेश में फिर से बकाया महंगाई भत्ता 11% हो जाएगा, ये बात भी है। अभी 4% डीए देने की घोषणा जरूर राज्य सरकार ने हिमाचल के कर्मचारियों के लिए की है। तो पेंशनर्स को भी हालांकि ये राहत मिलने वाली है, जो कि केंद्र की ओर से अनाउंसमेंट की गई है 3% महंगाई भत्ता देने की, केंद्र सरकार के अधीन जो पेंशनर्स आते हैं। तो ये बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे। अब आना चाहेंगे डीए और सैलरी को लेकर जो आज ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि 4% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को और पेंशनर्स को दिया जाएगा, यानी कि 38% से बढ़ाकर 42% ये कर दिया गया है और 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। लेकिन ऑर्डर्स में स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि 28 अक्टूबर को इस बार सैलरी मिलने जा रही है और इसी वेतन के साथ ये डीए भी नकद दिया जाएगा 4%, और पेंशनर्स को भी 28 अक्टूबर को ही पेंशन मिलेगी और उनका डीए भी उसी के साथ, यानी कि उसी दिन मिलने जा रहा है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। इसमें वो सभी कर्मचारी जो सिविल सर्विसेज में आते हैं और संशोधित वेतन नियम 2022 के तहत आते हैं, वो सभी कर्मचारी अधिकारी 4% डीए का लाभ उठाने वाले हैं। ऑल इंडिया सर्विस वाले अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा और यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उन्हें भी 4% डीए का लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसमें 2 बातें और स्पष्ट की गई है। एक तो ये कि एनपीएस के दायरे में जो कर्मचारी आते हैं वो अभी इंतज़ार करें, उनके लिए अलग से अधिसूचना डीए पर जारी होने वाली है। और दूसरी बात ये कि 1 जनवरी 2023 से जो बकाया एरियर की राशि है उसके लिए भी अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी, यानी कि इस अधिसूचना में उस एरियर का और एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। ये स्पष्ट रूप से इसमें बात कह दी गई है। एक और बात का ध्यान रखना होगा डीए में कि मान लीजिए अगर 50 पैसे या 50 पैसे से अधिक की राशि बनती है तो उसे अगले 1 रुपये में ही काउंट किया जाएगा। ये भी ध्यान कर्मचारियों को और अधिकारियों को डीए में रखना होगा। फिलहाल अच्छी बात है क्योंकि अब अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके बाद तय हो चुका है कि 28 अक्टूबर को ही सैलरी भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी और उसके साथ ही नकद यहाँ डीए देने की बात भी हुई है 4% तक, जो कि अब 38% से बढ़ाकर 42% कर्मचारियों के लिए कर दिया गया है। और फिलहाल देखिए ये जो 28 अक्टूबर को सैलरी और पेंशन मिलने जा रही है, इसे लेकर भी अलग से यहाँ अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।